हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। पुनः आप लोगों का एडुमेंस चैनल पे स्वागत है। आज मैं नया एक्ट लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज का एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। दोस्तों, ये जो 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया, इसके पीछे एक कहानी है और कहानी ये है कि 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, क्रांति जो 1857 की हुई थी, तो 1857 की जो क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा महसूस हुआ कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है, ऐसा उन्होंने महसूस किया। और इसके तहत उन्होंने एक पॉलिसी लाया, पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन। वो पॉलिसी लाया, पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन, और इसके तहत इन द परसुएंस ऑफ पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन, इसको लागू करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 3 एक्ट लाए गए। ये आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 और 1909। 1861, 1892 और 1909 3 एक्ट पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन के परसुएंस के अंतर्गत ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनेक्ट किया गया, और उसी का ये बाय प्रोडक्ट है। आप एक तरह से कर सकते हो कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 was the byproduct of the Great Revolution 1857। 1857 की क्रांति का यह एक बाय प्रोडक्ट है। क्लियर। अब एज पर द पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन 3 एक्ट आया, उसी में आप देखेंगे कि इस एक्ट के द्वारा, जो 1861 का एक्ट के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का शुरुआत किया गया, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का शुरुआत किया गया, और इसके तहत बाय एसोसिएटिंग इंडियंस इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, मतलब कि इस एक्ट के द्वारा लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस को शामिल करने का प्रावधान दिया गया, और उसको शामिल करने के लिए कोशिश किया गया। और इसी के तहत जो वाइसराय हैं, वाइसराय को एक राइट्स दिया गया नॉमिनेट करने का इंडियंस को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर। वाइसराय नॉमिनेटेड इंडियंस एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर, है ना, नॉन ऑफिशियल मेंबर, याद रखिएगा। ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में वाइसराय को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया। किसको नॉमिनेट करने का? इंडियंस को। ठीक है, तो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर को किसमें वो किया? उनका जो एक्सपेंडेड काउंसिल था, एक्सपेंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एक्सपेंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल में। क्लियर। तो एज पर दिस एक्ट वाइसराय हैड गिवन ऑथोरिटी टू नॉमिनेट द इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन हिज एक्सपेंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसी एक्ट के तहत और इस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन के तहत 1862 में द वाइसराय, उस टाइम का जो तत्कालीन वाइसराय थे, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया कि अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 इंडियंस को शामिल किया। ही नॉमिनेटेड 3 इंडियंस, और वो 3 इंडियंस जो थे वो कौन कौन थे? 3 इंडियंस को क्या किया इन्होंने? नॉमिनेट किया, लॉर्ड कैनिंग ने नॉमिनेट किया। और वो 3 इंडियंस में कौन कौन थे? तो एक थे आपका राजा ऑफ बनारस, एक थे महाराजा ऑफ पटियाला, और एक थे सर दिनकर राव। तो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अपना एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नेम द इंडियंस हु हैज
nominated by the Viceroy Lord Canning in 1862. So they are three. First, Raja of Banaras, Maharaja of Patiala, and Sir Dinkar Rao. Next, as per this act, initiated the process of decentralization. दोस्तों, इन्होंने क्या किया? डिसेंट्रलाइज के प्रोसेस को इनिशिएट किया, मीन्स वापस शुरुआत किया। प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मीन्स जो पावर्स है, पावर्स आर डिलीवर्ड फ्रॉम हाई टू लो, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज करना। मतलब आपको पता होगा कि इसने क्या किया, प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हुआ कैसे? तो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, है ना, मीन्स लॉर्ड कैनिंग हैड रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर। He has restored the legislative power to Mumbai Presidency and Madras Presidency. मतलब मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को वापस लेजिस्लेटिव पावर देकर डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत किया गया। Established a new legislative council for Bengal, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब। दोस्तों, नया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, किसके लिए? बंगाल के लिए। ये कब बना? 1862 को। 1862 को। और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस का लेजिस्लेटिव काउंसिल कब बना? 1892 को, सॉरी 1886 को। 1886 को। और पंजाब का कब बना? 1897 को। ठीक है, तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया 62, 86 और 97। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इस तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं गेव रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। आपको मालूम है कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में 1859 में एक पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, स्टार्ट किया गया था, जिसको रिकॉग्निशन मतलब उसको पहचान मिला इस एक्ट के द्वारा। मतलब एज पर दिस एक्ट पोर्टफोलियो सिस्टम हैज गिवन रिकॉग्निशन हु वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। नेक्स्ट है इंपावर द वाइसराय टू इशू एन ऑर्डिनेंस। दोस्तों, एक चीज और यहां पे आप ध्यान रखेंगे, जो वाइसराय था वो वाइसराय को क्या किया? इंपावर्ड किया गया। जो उसका काउंसिल था ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो एक्सपेंडेड काउंसिल उन्होंने बढ़ाया था, उसको बढ़िया से चलाने के लिए, ताकि उसका जो भी कार्य है वो सुचारू रूप से चले, उसके लिए रूल और रेगुलेशंस बनाने का जो राइट्स था वो वाइसराय को ही दिया गया था। और साथ ही साथ वाइसराय को इंपावर्ड किया गया किस चीज के लिए? तो इशू एन ऑर्डिनेंस, जिसको हम अध्यादेश कहते हैं, ऑर्डिनेंस। ठीक है, ये ऑर्डिनेंस इशू करने का अधिकार वाइसराय को कब दिया गया? तो विदाउट कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल की सहमति के बिना, लेजिस्लेटिव काउंसिल की सहमति के बिना वाइसराय को यह अधिकार दिया गया कि वह ऑर्डिनेंस चालू कर सकता है, ऑर्डिनेंस लागू कर सकता है। और वह जो ऑर्डिनेंस लागू होगा उसका जो वैलिडिटी होगा वो 6 मंथ होगा। मतलब वो जो ऑर्डिनेंस लाएगा वाइसराय, उसकी वैलिडिटी 6 महीने तक होगा। मतलब 6 महीने के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा उसको अधिनियमित होना चाहिए, मतलब उसको पास होना चाहिए। तो इस तरह का ऑर्डिनेंस पास करने का अधिकार दिया गया। तो अगर आप हॉल एंड सॉल्व में इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के बारे में अगर आप एक बार देखना चाहें तो आप यह देख सकते हैं कि जो 1861 का काउंसिल एक्ट है, इट वाज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेट रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसका यह बाय प्रोडक्ट है। उस समय विद्रोह के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि भारतीय प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए इंडियंस को शामिल करना आवश्यक है, और इसके तहत उन्होंने
पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन लाया और पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन को सुचारू रूप से स्थापित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 3 एक्ट लाए गए, 1861, 1892 और 1909। और उन्हीं 3 एक्ट में से यह है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। बाकी जो अन्य 2 एक्ट हैं 1892 और 1909 हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। दोस्तों इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का भी शुरुआत हुआ। इसके तहत लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस को शामिल करना तय हुआ और वायसराय को अधिकार दिया गया कि वो कुछ इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते हैं, नामांकित कर सकते हैं अपने एक्सपेंडेड काउंसिल में। और इसी के तहत 1862 में उस समय के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने 3 इंडियंस को शामिल किया अपने एक्सपेंडेड काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और वो 3 इंडियंस थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और आपका क्या नाम इसका, ये सर दिनकर राव, जिनको शामिल किया गया। फिर इस एक्ट के द्वारा एक चीज और आपने देखा कि ये इनिशिएटेड किया द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। पहले जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस था, मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को आपको पता होगा कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। वापस इस एक्ट के द्वारा जो लेजिस्लेटिव पावर है वो मद्रास प्रेसिडेंसी को और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को वापस दे दिया गया और वापस देते हुए डिसेंट्रलाइजेशन को चालू किया गया। साथ ही साथ इस एक्ट के द्वारा न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। किसके लिए, तो बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए और पंजाब के लिए। तो बंगाल के लिए जो काउंसिल बनाया गया वो 1862 और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए बनाया गया वो 1886 और पंजाब के लिए 1897। इसमें और आपने देखा कि रिकॉग्निशन मिला पोर्टफोलियो सिस्टम को, जिसकी शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में किया गया था। साथ ही साथ इसमें इंपावर्ड किया गया वायसराय को, यानी कि वायसराय की शक्ति को बढ़ाया गया और वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो कानून बना सकता है, रेगुलेशन बना सकता है, ताकि चीजें अच्छी तरह से चल सके। साथ ही साथ वायसराय को ऑर्डिनेंस लागू करने का अधिकार दिया गया और विदाउट कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल की अनुमति के बिना वह ऑर्डिनेंस लागू कर सकते हैं, ऐसा अधिकार दिया गया। और जो ऑर्डिनेंस उनके द्वारा लाया जाएगा उसकी अवधि 6 महीने निर्धारित की गई। 6 महीने के बाद 6 महीने के अंदर उसको काउंसिल के द्वारा पारित हो जाना चाहिए। तो ये खास चीजें थी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक्ट में आपके लिए महत्व रखता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। कहीं से भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके लिए बनाया जा सकता है। जब ये पूरी चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में किस किस तरह का क्वेश्चन आए हुए हैं और उसका सोल्यूशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें ताकि यह वीडियो आपके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और वह इनका फायदा उठा सके। धन्यवाद।